स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, यह वीडियो हमारे केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है, यानी कि इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देख रखा है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ जाएं और उसे देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यानी आज का टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, इसे हम आज विस्तार से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है एक बार रिवीजन कर लें। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनके गुण पहले वाले गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसे ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझने वाले हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। संयोजन अभिक्रियाएं, यानी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक, है ना, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या है। संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बनाए, है ना, कोई तीसरा पदार्थ बनाए, इसे ही क्या कहते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। और जो तीसरा पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो क्या होता है, पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देखें तो पहला में है कोयले का दहन, यानी कोयले का जलना। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखें कार्बन जो है वो एक सॉलिड है, जबकि ऑक्सीजन गैस, और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, गैस बना रहा है, जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि एक गैस है। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण देखें तो जल का निर्माण, यानी कि जल का या पानी का बनना। तो क्या चीज है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, जो कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ में आ चुका होगा कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, दो पदार्थों का आपस में मिलना, यहाँ ग्राफ में देखें, दो पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों को और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई वैसा रिएक्शन, ठीक है, इस ग्राफ में देखें इमेज में, वैसा रिएक्शन जिसके होने के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, एनर्जी उत्पन्न हो, यानी कि हीट उत्पन्न हो। ठीक है, क्या, हीट। तो क्या है, वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे क्या कहते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें तो अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के दौरान क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में क्या चीज, ऊष्मा। तो कह सकते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, ऊष्मा बनता है, उसे क्या कह सकते हैं हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें तो श्वसन
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर देखें तो जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस में क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे बॉडी में मौजूद क्या है? ग्लूकोज। ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में कुछ ऊष्मा। इस ऊष्मा को हम महसूस कर सकते हैं। देखा होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ठंडा के रूप में होता है, लेकिन जैसे ही हम सांस वापस छोड़ते हैं वो कैसा होता है? गर्म होता है, हमें गर्मी का एहसास होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ क्या बन रहा है? ऊष्मा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? तो वियोजन अभिक्रिया में किसी एक बड़े यौगिक के अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। नए यौगिक के गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक ही पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, या अपघटन अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक पदार्थ का टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देना, और जो नया पदार्थ बनता है वो क्या, उसका गुण जो होगा पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है ना। टूटने के बाद बना क्या रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देखें तो पोटासियम क्लोरेट का अपघटन, यानी पोटासियम क्लोरेट का टूटना। तो पोटासियम क्लोरेट जो है वो टूट रहा है, और टूटने के बाद बना क्या रहा है? पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि एक पदार्थ, एक यौगिक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का निर्माण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक ही पदार्थ से, है ना, एक ही पदार्थ से अलग अलग पदार्थ निकला है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होता है? इससे पहले देखे थे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, लेकिन अब ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देखें चित्र में तो किसी ग्राफ को, है ना, मतलब किसी अभिक्रिया को पूरा होने के लिए हमें क्या दे रहे हैं? उसे ऊर्जा दे रहे हैं, है ना, उसे हम ऊर्जा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में देखें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। कब? जब उसे ऊर्जा यानी ऊष्मा मिलता है तब, और ऊष्मा मिलने के बाद ये क्या बनाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? तो जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं कि एक यौगिक जो है दूसरे यौगिक को उसी के जगह से हटा करके खुद उसके जगह ले लेता है। इसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखें तो फेरस जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के दौरान बना क्या रहा है? फेरस सल्फेट और साथ में कॉपर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फेरस है ये क्या कर रहा है? कॉपर को उसकी जगह से हटा रहा है, और उसकी जगह से हटाने के बाद उसका जगह खुद ले रहा है ना। यहाँ पर देखें। दूसरा देखें जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और बना क्या रहा है? जिंक सल्फेट और कॉपर को साइड कर दे रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कि जिंक जो है वो कॉपर को हटा करके खुद उसका जगह ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी जगह से हटा करके खुद उसका जगह ले लेता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा चौथा अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है?
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन, यानी कि इसमें क्या होगा, दो पदार्थ, दो यौगिक दूसरे दो यौगिक को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है ना। ये अपने आयन को क्या कर लेता है, बदल देता है एक दूसरे से, है ना। जैसे यहाँ पर देखें बेरियम क्लोराइड जो है वो अभिक्रिया कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, है ना। तो देखें यहाँ पर कि बेरियम जो है, यानी ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी बनाएगा बेरियम सल्फेट, और ये जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहा है, उसकी जगह से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पदार्थ जो है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहा है उसकी जगह पे, यहाँ भी देख सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पांचवा अभिक्रिया है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अवकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीकरण, और अपचयन को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है। ठीक है, जहां उपचयन होगा वहां अपचयन भी होगा, जहां अपचयन होगा वहां उपचयन होगा, दोनों साथ होगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इधर उदाहरण में देखें, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे सिर्फ समझ ले, हम आगे इसे बारी बारी से समझेंगे कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ठीक है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कि जल। ठीक, अब ये क्या होता है, आइए इसे हम बारी बारी से समझते हैं। तो दोस्तों देखते हैं उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन घटता हो, उसे क्या कहते हैं हम, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता हो या किसी यौगिक से हाइड्रोजन घटता हो, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा, है ना। क्या चीज है, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुट रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुट रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये अपचयन अभिक्रिया यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों आगे देखते हैं अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन जुटता है, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था और यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा, है ना। तो हाइड्रोजन जुटता हो या किसी यौगिक से ऑक्सीजन घटता हो तो उसे क्या कहते हैं हम, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना, यानी क्लोरीन के साथ जुट रहा है और जुट के क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोराइड, है ना। दूसरा में देखें कॉपर ऑक्साइड के साथ कौन जुट रहा है, हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का जुटना किसी भी यौगिक से क्या कहलाता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि संक्षारण होता है ना, यानी कि लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, यानी कि कोरोजन क्या होता है, तो जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता
अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर व संक्षारित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? लोहा है ना, और लोहे पे क्या है? जंग लगा हुआ है, लोहे पर जंग लगा हुआ है। आखिर ये जंग कैसे लगा हुआ है ना? आखिर ये जंग कैसे लगा होगा? तो ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के संपर्क में आया होगा, है ना, यानी ह्यूमिडिटी के संपर्क में आया होगा, उसके बाद अम्ल के संपर्क में आया होगा, तभी तो ये क्या हुआ? इसमें जंग लगा। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना यानी कि ये सभी चीजें क्या है? संक्षारण है ना। जैसे लोहे के वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना और लोहे तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, क्या होता है इसमें? संक्षारण में। तो लोहे के साथ ऑक्सीजन जो है वो अभिक्रिया कर लेता है ना। लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जल के साथ अभिक्रिया करता है, और इन सभी से अभिक्रिया करने के बाद बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, है ना। फेरस हाइड्रो ऑक्साइड जो कि क्या है? जंग का काम करता है, और इसे हम गैंग भी कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं हम? गैंग कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, संक्षारण को रोकने के उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला उपाय है धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर। ठीक है, मान लो कोई भी हमारे पास धातु है, उस पर क्या करेंगे? हम लेप चढ़ा देंगे। ठीक है, कोटिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा? उसका उसमें संक्षारण नहीं होगा। दूसरा उपाय क्या है? तो रंगाई करके किसी भी पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मेटल को हम रंग करके उसमें संक्षारण को रोक सकते हैं। उसके बाद जस्तीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन करके, ठीक है, कोई अदर पदार्थ मिला करके, जस्ता का परत चढ़ा करके इस पर, ठीक है। उसके बाद विद्युत लेपन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है, जैसे कि उस पर हम करंट को बहा करके क्या कर सकते हैं? हम इस पर होने वाले संक्षारण को रोक सकते हैं। पांचवा उदाहरण क्या है? धातु को मिश्र धातु बना के, है ना, धातु को क्या करते हैं? हम मिश्र धातु बना दें, यानी कि इसमें कोई दूसरा मटेरियल मिला दे, जिससे क्या होगा? इसमें संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखा होगा स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या होता है? जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसका बना होता है? मिक्सर का बना होता है ना, उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में अवकरण और ऑक्सीकरण का उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है? विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी। ठीक है, क्या है विकृत गंधिता? आइए इसे समझते हैं। वसा युक्त यानी कि वैसा भोजन जिसमें क्या हो? वसा हो, फैट हो, चर्बी हो, है ना, एवं तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ, वैसा पदार्थ जो वसा युक्त हो, है ना, जिसमें क्या हो? वसा हो, जब ये ऑक्सीजन की अभिक्रिया और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, और जिससे क्या होता है? इसका स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, और इसमें ऊपर में क्या हो जाता है? फंगाई जैसा कुछ लग जाता है। ठीक है, फंगाई जैसा क्या? ये फंगाई ही लग जाता है, और इसका जो गंध होता है, इसका जो महक हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, वसा व तेल के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अम्ल यानी एसिड बनते हैं। ये अम्ल अप्रिय गंध और बुरा स्वाद देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी को हम कैसे रोक सकते हैं? तो वसा युक्त भोजन में प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? हम विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। दूसरा, खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तन में रखकर, वैसे बर्तन में हम भोजन को रख दें जहां हवा ना जाए। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, तीसरा मतलब उपाय है खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर हम अपने भोजन को क्या कर सकते हैं? फ्रिज में रखकर उसे हम सेफ कर सकते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। चौथा उपाय है चिप्स या चेली में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या कर सकते हैं? हम कोई भी हमारे पास अगर पैकेट है उसमें हम ऑक्सीजन ना भर के क्या भर दें? नाइट्रोजन गैस भर दें, तो उसमें क्या होगा? रेंसिडिटी नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिसने भी हमारे इस वीडियो को पूरा देखा है उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे आमिर कोचिंग सेंटर के साथ बने रहने के लिए, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ हमारे इस
यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी सवाल हो या किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर क्लास 9 से 12 तक सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। सो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। जिसके भी भाई बहन दोस्त साथी कोई भी हो प्लीज़ उसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।